नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज में, जहां पे हम लोग तमाम सारी बातें करते हैं कॉन्टेम्प्रेरी से लेकर के और भी जो सैद्धांतिक होती हैं उन सब मुद्दों पे। आज बात करेंगे असम और मिजोरम के बीच हो रही हिंसा पर, जिसमें भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार, शायद मेरी जानकारी में और कोई नहीं है ऐसी घटना। इफ यू नो ऑफ एनी ऑफ सच इंसिडेंट प्लीज डू इन्फॉर्म मी। जहां पर आजाद भारत के इतिहास में पूरे 74 साल में पहली बार दो प्रदेश की सरकारों के पुलिस बलों ने आपस में एक दूसरे पर गोलियां चलाई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल, फॉरगेट नॉन स्टेट एक्टर्स। जहां पे दो सरकारों के पुलिस बलों ने गोलियां चलाई हैं, जिसमें अब तक की जानकारी के मुताबिक असम के कम से कम 7 पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं। उनको शहीद कहा जाएगा या नहीं मुझे नहीं पता है। ये बहुत ही एक अजीब स्थिति है, क्योंकि उनके ऊपर गोली भी दूसरे प्रदेश की पुलिस ने चलाई है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है जनता की जानमाल की रक्षा का, और यही उनका दावा भी है कि वो अपनी जनता की रक्षा कर रहे थे। खैर, एक इसमें बहुत ही आश्चर्यजनक पहलू है, ट्रेजिकॉमिक है, हास्यास्पद उसको नहीं कह सकते क्योंकि इसमें इतनी सारी जानें गई हैं, इतने सारे लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये हिंसा देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उत्तर पूर्व में जो तमाम सीमा विवाद हैं उन पे सामान्य तौर पे, और असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद पर खास तौर पे बात करने के लिए जब वो गए थे 24 जुलाई 2021 को उन्होंने बैठक ली है पूरे उत्तर पूर्व के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ, और उसके 24 घंटे के अंदर, उसके 48 घंटे के अंदर ये हिंसा हुई। शनिवार 24 तारीख को वो बात करते हैं सारे मुख्यमंत्रियों से, और 26 तारीख को ये हिंसा हो जाती है। इस हिंसा के बीच भी दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जो कि दोनों ही केंद्र में सत्तारूढ़ जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसके घटक हैं, दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री, दोनों ही प्रदेशों की सरकारें। और ये अपने आप में और भी एक बहुत आयरॉनिकल, ये विडंबना है कि एक ही सत्ता समूह में शामिल, एक ही विचारधारात्मक जो गुटबंदी है उसमें शामिल दो सरकारें आपस में लड़ रही हैं। दोनों के मुख्यमंत्री बाकायदा टैग कर रहे हैं ट्विटर पे। उधर पुलिस बल आपस में लड़ रहे हैं, इधर मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे सवाल दाग रहे हैं, एक दूसरे पे गोलियां ट्विटर पे वीडियो दाग रहे हैं। और उसके भी अब 48 घंटे बीत चुके हैं और प्रधानमंत्री देश के और गृह मंत्री चुप हैं। केवल गृह मंत्रालय के बयान आए हैं कि स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो ये एक मजाक होता था कि तनावपूर्ण है, ठीक है, नियंत्रण में है, ठीक है, पर किसके नियंत्रण में है? पुलिस के कि उपद्रवियों के? अब यहाँ पे ये बहुत ही और भी अजीब हो चुका है कि स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है, तो किसके नियंत्रण में है? असम पुलिस के नियंत्रण में है, मिजोरम पुलिस के नियंत्रण में है, दोनों पुलिस के नियंत्रण में नहीं है, उपद्रवियों के नियंत्रण में है। आज जिस तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इशारा किया कि नॉन स्टेट एक्टर्स भी बाकायदा फैटिग्स जिसको कहते हैं, पुलिस की वर्दी पहन के आए थे, उनके नियंत्रण में है। अगर वो आए थे तो मिजोरम की पुलिस उन्हें सपोर्ट क्यों कर रही थी? क्या बिस्वा शर्मा उन पर यह आरोप लगा रहे मिजोरम की सरकार पे कि उसने जानबूझ के नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट किया है, उनकी मदद की है? यहां पे एक बात साफ कर दूं कि ये सवाल मैं बांग्लादेश या पाकिस्तान के नहीं, भारत के ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछ रहा हूं कि इतनी बड़ी हिंसा के 48 घंटे बाद आप दोनों लोग चुप क्यों हैं? खैर, अब 1 मिनट पहले, 1 मिनट के लिए गोलीबारी रोक दें और असम और मिजोरम के बीच के सीमा विवाद पर नजर डालते हैं। भले ही इस बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बात बहुत अच्छी की और मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि ये विवाद कांग्रेस की सरकारों के समय भी था, लेकिन इतना कहने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस की सरकारों पर दोष नहीं डाला, क्योंकि वो जानते हैं कि असल में ये विवाद कांग्रेस की देन नहीं है, ये कॉलोनियल लेगेसी है, ये औपनिवेशिक विरासत है, अंग्रेजों की पैदा की हुई ऐसी विरासत जिसे कांग्रेस की सरकारें जहां और जितना हल कर सकी, मिजोरम में भी उन्होंने किया, पर किसी हाल में स्थिति नहीं बिगाड़ने दी। कम से कम इतनी तो कतई नहीं बिगाड़ने की, दो प्रदेशों के पुलिस बल आपस में गोलीबारी पर उतर है। अब लौटें कॉलोनियल हिस्ट्री पे, जहां पे इस विवाद के सूत्र जाते हैं। औपनिवेशिक माने ब्रिटिश राज में त्रिपुरा और मणिपुर के 2 रजवाड़े थे इस इलाके में, और बाकी छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के जो पूरा इलाका जितना भी ब्रिटेन के नियंत्रण में था, उस पूरे का नाम ही असम होता था। इससे 1914 में असम के जनजातीय बहुसंख्या वाले जो दारंग और लखीमपुर जो जिले हैं, उनको काट के अलग किया गया और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक्ट बनाया गया,
जिसका नाम पहले नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्रैक्ट था, बाद में उसको नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी बोला गया, नेफा। 1972 से वो अरुणाचल प्रदेश हुआ। नेफा से मुझे याद आया, हिंदी के बहुत प्रख्यात साहित्यकार हैं कृष्णचंद्र, उनकी एक अद्भुत किताब है एक गधा नेफा में, पढ़िएगा, बहुत ही शानदार किताब, ना पढ़ा हो तो। मैं हमेशा भटक जाता हूँ। तो वापस आकर अंग्रेजों के लिए आज के चाय बागानों के आगे का जो नॉर्थ ईस्ट था वो कभी नॉर्थ ईस्ट था ही नहीं। उनकी जो कुल दिलचस्पी थी वो असम के चाय बागानों में थी। लेकिन एक दिन अचानक उनकी दिलचस्पी जागी, और कब जागी अगर आप ये जानेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। अभी हम लोग जो तमाम अखबारों में मैं देख रहा हूँ और मुझे हंसी आ रही है, असम मिजोरम एक्सप्लेन्ड, कि इसका विवाद 1875 तक जाता है, BEFR में जाता है, फिर 1933 में जाता है। लेकिन BEFR क्यों आया? और अगर जब आप इसमें जाएंगे तब आपको ये बात एक ज्यादा समझ में आएगी कि अंग्रेजों की उपस्थिति नॉर्थ ईस्ट में ठीक उसी तरह से थी जैसे कि अफगानिस्तान में, कि वो दावे करते रहे, कभी कभार कोशिश भी की, उनकी उपस्थिति रही, लेकिन दोनों उनके लिए फ्रंटियर पोस्ट से ज्यादा कुछ नहीं रहे। अफगानिस्तान फिर भी उनके लिए फर्क था, उसका एक बहुत डिफरेंट जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस तब भी था, सिल्क रूट का हिस्सा था, मिडल ईस्ट का रास्ता था, तीन बड़े पाकिस्तान, तब का जो भारत है, चाइना, ईरान, तीनों के बीच में खड़ा हुआ था। तो उसकी एक फिर भी महत्वपूर्ण एक लोकेशन थी। नॉर्थ ईस्ट उस जमाने में कुछ माना नहीं जाता था, लेकिन फिर अंग्रेज उनके बर्मा से जो युद्ध हुए, जिनको एंग्लो बर्मीज वॉर हम लोग कहते हैं, उसके बाद इनको समझ में आया कि इस इलाके की जो एक रणनीतिक जो जरूरत है, इसका जो एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है वो बहुत जरूरी है, और हमको उनके बीच में भी आना पड़ेगा। इसके पहले जो इलाके थे, असम, जो ग्रेटर असम जिसको आप कहते हैं, वहां पे चूंकि मिशनरीज बहुत थे, धर्मांतरण बहुत हुआ था, बहुत लोगों ने ईसाई धर्म माना था, तो अगर अंग्रेज उनके इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप ना करें, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, तो उनको भी बहुत दिक्कत होती नहीं थी। लेकिन जब बर्मीज वॉर्स हुए तब आया बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, जिसे आप आसान भाषा में इनर लाइन परमिट कह लें। इसमें अंग्रेजों ने यह कहा कि जो भी ब्रिटिश सब्जेक्ट है, जो भी ब्रिटिश जो कॉलोनियल राज की जो भी प्रजा है, उसको इस इलाके से जो एक उन्होंने लाइन खींची उसके अंदर जाने के लिए सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। ये कहा उन्होंने ट्राइबल हितों की आड़ में। उन्होंने कहा कि जनजातीय जो हित हैं, जो जनजातीय समाज हैं, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति प्रभावित ना हो, उनके इलाके प्रभावित ना हो, इसलिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन असल में इससे ज्यादा जरूरी वजहें उनके लिए थी, और वो दो थी। एक रणनीतिक, बर्मा के ऊपर एक एडवांटेज हासिल करना, और दूसरी कि उनका मोनोपोली बने, उनका एक एकाधिपत्य बने इस इलाके पे, जिससे उन जो भी वहां पे व्यापार या जो भी हो रहा है उस पर अंग्रेजों का आधिपत्य रहे। और तब ये असम का जो कछार इलाका है, और उस समय जो लुशाई हिल के नाम से जाना जाता था इलाका, जिसमें मिजो आबादी रहती थी, उनके बीच एक लाइन खींची गई, और भी तमाम लाइंस खींची गई, जो 1875 में इनको मान्यता मिली BEFR एक्ट के तहत। और ये जो लुशाई हिल्स थे, वो पहली बार, उनकी जो आइडेंटिटी थी वो पहले भी अलग थी, उनकी जो अस्मिता थी वो पहले भी अलग थी। वो मिजो थे, वो मिजो हैं, और वो शायद मिजो ही रहेंगे भी, शायद क्या वो रहेंगे, लेकिन अब वो अलग असम से एकदम एक डिमार्केटेड हिस्सा बने, और जिसका नाम लुशाई हिल्स था। इनर लाइन अब जो 1875 थी, इसको ही मिजो आज तक मानते हैं। वो उनके लिए तब भी मिजो इलाका वहीं से शुरू होता था, उसके आगे कोई मिजो इलाका नहीं था, लेकिन उसके भीतर कोई गैर मिजो इलाका भी नहीं था। फिर 1875 की उस लाइन में दिक्कत कब आई? 1875 की उस लाइन में दिक्कत आई 1933 में, जब अंग्रेजों ने, अभी मैंने जिक्र किया त्रिपुरा और मणिपुर केवल दो रजवाड़े थे नॉर्थ ईस्ट में, प्रिंसिपैलिटीज जिनको बोल सकते हैं जो हैं। तो 1933 में जब अंग्रेजों ने, अच्छा, इस 1873 में जो BEFR एक्ट के तहत जो डिमार्केशन किया गया था, वो मिजो जनजाति के नेताओं से बात करके किया गया था, उनकी सहमति लेकर के किया गया था, और वो उससे खुश थे, वो उसके साथ संतुष्ट थे। दे वर ओके विद दैट, दे आर स्टिल ओके विद दैट। लेकिन जब 1933 में अंग्रेजों ने मणिपुर प्रिंसिपैलिटी के साथ जो अपनी लाइंस, जो अपनी सीमाएं डिमार्केट करनी शुरू की, उसकी शुरुआत उन्होंने लाके कछार, लुशाई हिल्स और मणिपुर के ट्राई जंक्शन से कर दी।
जहां पे ये तीनों मिलते हैं, और ये मिजो समाज को कभी भी स्वीकार नहीं था। ये जो मिजोरम विवाद, जिसको हम आज असम मिजोरम विवाद कह रहे हैं, इसकी जड़ वहां से। इसमें कम से कम 3 ऐसी जगहें थी जो पुराने 1875 का जो डिमार्केशन था BEFR एक्ट के तहत, उसके तहत ये 3 ऐसी जगहें थी जो मिजोरम के अंदर जाती थी, और जो 1933 में के डिमार्केशन में इनमें असम और मिजोरम दोनों के बीच एक असमंजस की स्थिति बनी। दोनों में कई जगह दिक्कतें बनी। खैर, अंग्रेजों की तमाम खींची हुई लाइनों में ये दिक्कत होती रही है और हमेशा से हुई है। मैकमोहन लाइन का दंश आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। LAC हम आज भी देख रहे हैं। जो चीन का विवाद है वो उनकी खींची हुई लाइनों का। उनको पता होता नहीं था कुछ, ना लोकल समाज का, ना इतिहास का, ना भूगोल का, ना संस्कृति का। वो एक लाइन खींच देते थे और ये लाइन हो जाती थी। इसी लाइन ने उस लंबे विवाद को जन्म दिया जो असम के अंदर असंतोष का एक बड़ा कारण बना, और केवल मिजो ही नहीं, तमाम किस्म के जो डिससैटिस्फैक्शंस थे उस पूरे इलाके में वो पैदा हुए। मिजो नेशनल फ्रंट बनी। उस पार्टी ने तमाम सारी अपनी मांगें रखनी शुरू की। वो मांगें धीरे धीरे उग्र होती गई। उग्र होके इतना उग्र हुई कि मिजो नेशनल फ्रंट ने अपना एक अलगाववादी संगठन बनाया, एक रिबेलियन किया। एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बनी रही, लेकिन उसके हथियारबंद दस्ते ने विद्रोह किया। ग्रेटर मिजोरम की मांग शुरू हुई। पहले इंदिरा गांधी जी ने इसको बहुत सूझबूझ से टैकल किया। आपको एक बात बहुत आश्चर्य होगी, इंदिरा गांधी की जिस दिन हत्या हुई 31 अक्टूबर 1984, ये वो दिन है जिस दिन उनकी मिजो नेतृत्व से फिर से एक शांति वार्ता होनी थी, और मिजो समस्या ना कहें, मिजो जो असंतोष था उसके समाधान की तरफ भारत लगभग पूरी तरह से बढ़ चुका था। खैर, इतिहास एजेंसीज से ज्यादा कंटिंजेंसीज से चलता है, और उस दिन भी यही हुआ। एजेंसीज काम नहीं आई, कंटिंजेंसीज काम आई। एक हत्या हुई जिससे वार्ता टूट गई। इस वार्ता को जब राजीव जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने फिर से शुरू किया। बहुत सूझबूझ से समझाया। जब लगभग एक बार वार्ता टूट गई थी तो उनके गृह सचिव प्रधान जी, RD प्रधान जी, उनको लगाया, लालडेंगा से बात की, पूरा वादा किया कि आप लौटिए, आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। बहुत कुछ हुआ। उसमें अजीत डोभाल की भी एक भूमिका है। 40 साल के रंगरूप थे तब, उस पर फिर कभी। अब बहुत सारे लोग उसको स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं कि अजीत डोभाल ने किया था। 40 साल का कोई नया ऑफिसर इतने बड़े विवादों में कुछ नहीं करता, वो सिर्फ एक मोहरा हो सकता है। खैर, राजीव जी ने, और बहुत सम्मानजनक हो सकता है, बिल्कुल। तो राजीव गांधी सरकार ने इसे 1986 में बड़े सूझबूझ से सुलझा लिया। मिजो अलगाववादियों ने न केवल हथियार रखे बल्कि भारतीय संविधान स्वीकारा, मुख्य धारा में आए। कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा बलिदान किया। उन्होंने सत्तें सारी जीती। उन्होंने जो उनकी अपनी सरकार थी, विधानसभा भंग नहीं की, इस्तीफा दे दिया बचे हुए कार्यकाल के लिए। लालडेंगा, जो सशस्त्र क्रांति के अगुवा थे भारत के विरोध में, वो सरकार में आए, और तब से मिजोरम अब तक शांत था। मिजोरम के अलगाववादियों ने ग्रेटर मिजोरम की मांग छोड़ी। किसी भी अलगाववादी हथियारबंद समस्या का, क्रांति का, इससे बेहतर समाधान पूरी दुनिया में इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। फिर 1986 से 2020 तक तनाव जितने भी रहे हों, मिजोरम पूरी तरह शांत था। अगल बगल के राज्यों में आप सुनते रहे होंगे कि एम्बुश हुआ। अब तो नई सरकार आने के बाद से मणिपुर जैसे इलाकों में फिर से भी एम्बुश होने लगे, त्रिपुरा में एम्बुश होने लगे, लेकिन मिजोरम से आपको ऐसी कोई खबर नहीं मिलेगी। फिर 2014 में भाजपा सरकार आ गई केंद्र में। 2017 में, जहां तक मुझे याद है, 2016 में असम में भी भाजपा सरकार आ गई। उसके बाद हेमंत बिश्वा शर्मा जी आज जो तमाम बातें कर रहे हैं वो करते रहे। जो असल जो तथ्य हैं कि मिजोरम और असम के बीच 2020 के अक्टूबर से ही तनाव शुरू हुआ है, जब मिजो लोगों ने, जो अपना इलाका मानते हैं, वहां के इच्छा संगठन ने अपने किसानों के लिए लकड़ी का एक रेस्ट हाउस जैसा बना दिया, बस स्टैंड जैसा मान लें, और असम पुलिस ने अंदर जाके उसको तोड़ा। उसके बाद लगातार 3 झड़पें हुई
केवल अक्टूबर के महीने में। फिर असम की पुलिस ने जाके मिजो वासियों के एक सुपारी फार्म को जला दिया, उनकी झोपड़ियों में आग लगा दी, वहां के 2 बाशिंदों को, और तब से ये आग जलती ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार को इसका पता नहीं था, पता तो बिल्कुल होगा, दोनों ही राज्यों में उन्हीं के गठबंधन की सरकार, लेकिन उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये आपको जानना चाहिए। अभी जब लगातार बीते 1 महीने से भी हिंसा और बढ़ी है, हाँ उस समय तो नहीं किया, बंगाल का चुनाव था, खुद असम का चुनाव था, और ये आंदोलन जीवी एक शब्द दिया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो आंदोलन जीवी जो लोग हैं वो हो सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जिनको देश चलाना है, जिनके ऊपर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की जिम्मेदारी है, उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी है, वे अगर चुनाव जीवी हो जाएं तो फिर जो होता है वही हो रहा है। आज की कहानी में बस इतना ही। कल आगे बढ़ते हैं और कल सबसे पहले तुरंत की बात करेंगे कि यह आग इस बार कैसे बढ़ गई, इसमें असम की क्या भूमिका थी। और अगर आप देखें कि असम की ही पुलिस थी जो बहुत अंदर तक गई थी, जिसने सीआरपीएफ पोस्ट को ओवररन किया, और ये सीआरपीएफ भी बोल रहे हैं जो कि न्यूट्रल सेंट्रल फोर्स है, लेकिन जिसकी भी गलती रही हो, फिलहाल एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। प्रोवोकेशन इनकी तरफ से था, शायद मिजोरम हो सकता है कि उसको और रिस्ट्रेंट बरतना चाहिए रहो, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में 2 पुलिस बलों का एक दूसरे पर गोलीबारी करना, और ध्यान रखें कि दोनों पुलिस बल भले ही आते राज्य के अंदर हों, लेकिन कम से कम नेतृत्व आईपीएस के स्तर पर वो दोनों संघीय सेवाएं हैं, दोनों यूनियन गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, दोनों की जो ट्रेनिंग है वो यूनियन गवर्नमेंट से होकर आई है। और इसके बाद हमारे जेम्स बॉन्ड से लेकर के और लोग जो हैं, इंटेलिजेंस कहाँ था, वो पुलवामा में फेल हो जाता है, ठीक है, असम में जो बॉर्डर पे भी फेल हो जाता है अगर, तो फिर हमें बहुत सोचने की जरूरत है। इसके आगे की बात पर कल आएंगे, तब तक के लिए विदा लेता हूं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इन वीडियोस को अपने तमाम समूह में साझा भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।